हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य एंड आपका स्वागत करता हूँ आचार्य आयुर्वेद में। तो आज हम बात करने वाले हैं दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मल, जो आयुर्वेद का एक अगेन यूनिक कॉन्सेप्ट है। वैसे तो सारे कॉन्सेप्ट आयुर्वेद की यूनिक ही है, मगर आज हम बात करने वाले हैं द मल एज़ पर मॉडर्न दैट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी। तो बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं मल किसको कहते हैं। तो कोई भी प्रोसेस यानी कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस अगर बॉडी के अंदर होते हैं तो अल्टीमेटली इट यूजेस द एनर्जी बाय द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। तो वो न्यूट्रिएंट्स यूज़ होने के बाद में एक एनर्जी प्रोडक्शन होता है और उसकी वजह से बॉडी के अंदर मशीनरी यानी कि फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। और उसके बाद में द एंड ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, उसके बाद में जो सर्टेन अमाउंट ऑफ केमिकल्स और सर्टेन अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग जो क्रिएट होते हैं उसे हम मल यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। एज पर मॉडर्न वी कैन से CO2, यूरिया एट्सेट्रा आर दी वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दी बॉडी। और फिजिक्स के अंदर भी वैसे ही जो कंटेंट्स होते हैं, यूरिन के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, स्पेशली स्वेट के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे मल के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। और इसी सेम सिनेरियो के अंदर, इसी सेम टॉपिक के अंदर आयुर्वेद के अंदर भी ये 3 मेजर मल जो है यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट बताए गए हैं। दैट इज़ फर्स्ट इज़ पुरुष, सेकंड इज़ मूत्र एंड थर्ड इज़ स्वेद। तो इसी कंसेप्ट को समझने के लिए और इसी कंसेप्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फ्रॉम दी मॉडर्न कंसेप्ट और द मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मॉडर्न ऐसा मानता है कि ये जो भी हमारे मल है या वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकलने चाहिए और वो हमारे बॉडी के लिए मतलब काम नहीं करते, उनका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। मगर एज पर आयुर्वेदा देयर इज़ अ सर्टेन फंक्शन जो अगेन ये मल के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं और दे आर ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट, दे आर प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दी मेंटेनिंग द फिजियोलॉजी और मेंटेनिंग द बॉडी। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। तो फर्स्ट एटिमोलॉजिकल डेरिवेशन ऑफ द मल, दोष धातु मलामूलम ही शरीरम, जो कॉमनली यूटिलाइज्ड स्टेटमेंट है। दोष धातु एंड मल, ये 3 जो पिलर्स है उसके ऊपर ही हमारा पूरा शरीर जो है डिपेंड रहता है। यानी कि दोष 3 दोष आस वात पित्त एंड कफ, धातु 7 धातुस एंड मल यानी कि पुरुष स्वेद एंड मूत्र। तो ये जितनी भी 13 एंटिटी है वो हमारे शरीर को सस्टेन रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए हमेशा काम करती रहती है। और अगर हम इन 3 चीज़ों को अगर हमने अगेन अपने डेली रूटीन, अपने फूड एंड ये सारी चीज़ों की वजह से ये 3 चीज़ों के थ्रू अगर हमने सारी अपने शरीर को मेंटेन रखने की कोशिश करी तो हम स्वस्थ जो है वो पा सकते हैं। तो एक्चुअल वर्ड जो मल है दैट इज़ मृज्यते शोध्यते इति मलः और मलिनीकरणान मलाः। तो the constituents of body which can vitiate body when they accumulate in a large amount or decrease, specific conditions apply, are called as a malas or the waste product. मृज्यते शोध्यते इति मल, मृज धातु से बना हुआ जो बॉडी को शोधन क्रिया के अंदर इम्पोर्टेंस रखता है। शोधन क्रिया यानी कि बाहर निकालने, इवैक्यूएशन प्रोसेस के अंदर जो हमेशा तैयार रहता है वो मल कहा जाता है एज पर दी वर्ड एक्सप्लेनेशन, ओके, बाय दी शब्द कल्पद्रुमा, मृज्यते शोध्यते इति मल, यानी कि जो हमेशा इवैक्यूएशन प्रोसेस के अंदर तैयार रहते हैं और बाहर निकलने के लिए तैयार रहता है उसे हम मल बोलते हैं। ओके, और इसीलिए जब पंचकर्म के अंदर जब हम वात पित्त कफ के ऊपर काम करते हैं और बस्ती या वीरेशन या वमन, ये तीनों को जब हम प्रोसेस करते हैं जब दोषस बाहर निकलते हैं तो उन दोषों को भी हम मल के तौर पे जानते हैं। ओके, तो ये एक स्टेटमेंट था शब्द कल्पद्रुम की ओर से। और मलिनीकरणान मलः यानी कि जो शरीर को मलिन करता है, जो शरीर को ख़राब करता है, यानी कि ख़राब कर सकता है अगर वो अगेन कंडीशंस अप्लाई, लार्ज अमाउंट और कम अमाउंट में बॉडी के अंदर रहा तो वो शरीर को बिगाड़ सकता है, तो उसको हम कहते हैं मलः।
तो ये जो मलिनीकरण मल है स्पेशली नॉट फॉर यूज्ड फॉर द मल एक्चुअली, इसको हमने दोषक के स्टेटमेंट के अंदर लिखा गया है। यानी कि दोष को ये बोला गया है कि अगर दोष शरीर को बिगाड़ता है तो उसे मल के तौर पे भी लेना चाहिए। ओके, नॉट दिस इज़ नॉट फॉर दी पुरुष स्वेद एंड मूत्र। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम हर बार मलिनीकरण मलः ये एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं, मगर मल वर्ड को अगर हम जानना चाहें तो ये स्टेटमेंट डेफिनेटली वेरीफाइड है, बिकॉज जो शरीर को बिगाड़ता है उसे मल कहा जाता है। वेदर दे आर दी दोषास, वेदर दे आर दी एक्चुअल मलाज, पुरुष एट्सेट्रा, उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। ओके, द नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ मलः। शरीर गुणः पुनर्द्विविधा संग्रहेण मलभूता प्रसादभूताश्च तत्र मलभूतास्ते ये शरीरस्य अबाधकरा स्युः। तो शरीर के अंदर दो तरीके से जो अपना आफ्टर द डाइजेशन कंटेंट रहते हैं वो बताया गया है। पुनर्द्विविधा संग्रहेण, बॉडी के अंदर संग्रह होते हैं दो टाइप्स के। मलभूता फर्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे, सेकंड प्रसाद भूता यानी कि सार भाग, न्यूट्रिएंट्स जो हम बोलते हैं। तत्र मलभूतास्ते ये शरीरस्य अबाधकरा स्युः। तो मल जो है वो भूतस्ते, भूत मीन्स टू बी, टू बीइंग। ओके, वहाँ पे रहना, एग्जीक्यूट होना अपने तौर पे। तो मल भूतास्ते वो रहते हैं ये शरीरस्य, शरीर के अंदर, मगर कैसे? अबाधकराः, अबाधकरा, शरीरस्य अबाधकराः, शरीर को वो बाध यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे नहीं। यानी कि कई बार ऐसा हम मिस इंटरप्रेट करते हैं कि मल हमेशा जो रहता है वो शरीर को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे, शरीर को हमेशा बिगाड़ेंगे, शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे वगैरह वगैरह। मगर यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो आहार का डाइजेशन होने के बाद में अल्टीमेटली जो दो चीज़ें प्रोड्यूस होती है और बॉडी के अंदर संग्रह होती है, तो फर्स्ट इज़ अ प्रसाद भाग, जो न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी के अंदर अल्टीमेटली यूटिलाइज होने वाला है। सेकेंड इज़ अ मल भाग, तो मल भाग भी शरीर के अंदर संग्रह होता रहेगा और वो अबाधकर यानी कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं करने वाला अप टू दी सर्टेन क्वांटिटी। ओके, तो सर्टेन क्वांटिटी के अंदर अगर वो रहता है तो बॉडी के अंदर कोई नुकसान नहीं करता। ये बहुत ही अच्छी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एज़ पर मॉडर्न भी अगर हमने देखना चाहे तो बॉडी के अंदर कई सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। सिंपल एग्जांपल फॉर CO2। ओके, तो CO2 बॉडी के अंदर ज़रूरी नहीं है, मगर इट मीन्स वो बॉडी के अंदर नहीं है, नहीं, वो बॉडी के अंदर सर्टेन अमाउंट में रहता ही है और वो कभी भी नुकसान भी नहीं करता है। ये भी समझना है हमें। CO2 अगर शरीर के अंदर सर्टेन अमाउंट में रहने के बाद शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, जब तक कि एक अमाउंट में उसका क्वांटिटी रेज नहीं हो जाता, ओके, तब तक वो नुकसान नहीं करेगा। सेम एज इट इज़ यूरिया और द बाय प्रोडक्ट आफ्टर दी डिस्टिलेशन ऑफ प्रोटीन और फैट और RBC एंड एट्सेट्रा। तो जितनी भी चीज़ें रहती है, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, ये सारी चीज़ें जो बॉडी के अंदर एग्जीक्यूट करती है, ओके, इन अ सर्टेन अमाउंट, जो हमारे बॉडी को यूटिलाइज नहीं करने वाली, वो हमारे बॉडी के लिए इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट वो रहती है। तो वो अमाउंट के अंदर बॉडी के अंदर रहने के बाद भी अगर वो नुकसान नहीं करती है तो हम उसे मल के तौर पे जान सकते हैं, जो यहाँ पे हमारे चरक महर्षि ने क्लियरली बोला है। मल भूतास्ते, मल एग्जीक्यूट करता है बॉडी के अंदर, फिर भी वो अबाधकर, वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी फिजियोलॉजी के अंदर रुकावट डालना, तो वो नहीं करेगा। टिल कब तक? जब तक वो एक क्वांटिटी में या तो रेज नहीं हो जाता या तो एक क्वांटिटी में बहुत ही ज़्यादा कम नहीं हो जाता, जो हाइपर और हाइपो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बोलते हैं, या फिर हमारे आयुर्वेद के अंदर हम बोल सकते हैं क्षयन वृद्धि। ओके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द दोषास, मलिनीकरणाद आहारम मलत्वाच्च मलाः दूषण स्वभावत्वात् दोषाः इति। यानी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन जो शरीर के अंदर मल रूपेण जो प्रोडक्ट रिलीज होता है, डिवाइड होता है सार एंड किट्ट भाग में, किट्ट यानी कि मल भाग में, तो वो मल भाग जो रहता है वो हमें कॉमनली ये पता है कि सारे के सारे मल, हमारे जो तीनों मल हैं, वी कैन से दे आर द प्रोड्यूस फ्रॉम द पक्वाशय ओनली, इंक्लूडिंग
पुरीश मूत्र एंड स्वेद। ओके, तो आगे हम देखेंगे तो मूत्र निर्माण विधि में या यूरिन फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा में क्लियरली वहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है बाय द सुश्रुताचार्य। तो ये तीनों जो मल है वो प्रोड्यूस, यानी कि वहाँ पे केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होना जो है वो हमारे पक्वाशय में ही होगा। अल्टीमेटली उसके एग्जीक्यूशन डिफरेंट प्लेसेस या डिफरेंट जगह पे होने की चांसेस है, वो इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट इज़ अ डिफरेंट थिंग एक्चुअली। मगर द प्रोडक्शन ऑफ द थ्री मलाज आर स्टार्ट्स फ्रॉम द पक्वाशय। ओके, और एज पर मॉडर्न दे आर ऑल्सो एग्रीड दैट यूरिन फॉर्मेशन इज बीइंग स्टार्टेड फ्रॉम द पक्वाशय ओनली। ओके, तो ये यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोला है कि मलिन करने वाला यानी कि शरीर को मैला करने वाला या डिस्टर्ब या बिगड़ने वाले जो भी हमारे कंटेंट है वो आहार के मल यानी कि आहार डाइजेस्ट होने के बाद में जो मल बनता है उसको हम मलह यानी कि मल जो है वो नाम देंगे। और वही चीज़ आगे जाके जब धातुओं के अंदर जब आहार रस कन्वर्ट होता है और अलग अलग धातुओं को पोषित करता है तो वो प्रोडक्शन के दौरान या वो प्रोसेस के दौरान भी सर्टेन मल जो है वो क्रिएट होते हैं और वो शरीर को दूषण यानी कि दूषित करने के चांसेस यानी कि दूषित कर सकते हैं और उनका वो स्वभाव होता है। यानी कि जो स्वभाव बिगाड़ने में ही जो रहता है, यानी कि हम फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग के नेचर में होता है कि इसका स्वभाव गुस्से वाला ही है, ये बहुत शांत है, ये बहुत इरिटेटेड है, वो हमेशा जब बात करता है तो इरिटेशन होता है, इसकी बातें पसंद नहीं आती, ये इसका नेचर ही है। ओके, यानी कि नेचुरली ही ये उसका बिहेवियर एग्जीक्यूट होगा। तो वैसे ही दोष का बिहेवियर क्या है, दूषण करने का। अगर वो सर्टेन क्वांटिटीज से ज़्यादा कम और ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली वो शरीर को दूषित करेगा। तो सेम एज इट इज़ उन्होंने यहाँ पे अष्टांग संग्रह के अंदर एक्सप्लेन किया है। दूषण स्वभाव होने की वजह से जो दूषित करता है उसे दोष कहा जाता है और वही चीज़ जब मलिन करती है, यानी दूषित करना और मलिन करना ये दोनों कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, दूषित करना यानी क्या, यानी कि एक्चुअली हम जब दूध के हिसाब से हम देखेंगे, दूध के एक एग्जांपल के थ्रू, तो दूध को अगर हमने उसके अंदर लेमन ड्रॉप्स डाल दिए हो तो और थोड़ा सा गर्म किया तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, फट जाएगा। ओके, तो दूध को हमने दूषित कर दिया बाय द दोष ऑफ लेमन। ओके, यानी कि नींबू की वजह से वो दूषित हो चुका है और अल्टीमेटली वो फट चुका है, तो उसका कैरेक्टर जो है वो पूरा चेंज हो गया। अल्टीमेटली अगर वो उसके न्यूट्रिएंट्स भी देखे तो वो चेंज हो गए वहाँ पे। ओके, तो ये चेंज जो होता है वो बिकॉज ऑफ द दोषाज होता है। ओके, और उसको बोला जाता है दूषित। और मलिन कैसे बोला जाता है, तो दूध के अंदर हमने डायरेक्टली कुछ ऐसे इम्प्योरिटीज़ डाल दी। ओके, तो वो हम बाय दी छन्नी वगैरह हम उसको फिल्टर करके निकाल भी सकते हैं, तो उसको बोला जाता है मलिन करना। ओके, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। दूध उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं करेगा, मगर वो दिखेगा कि हाँ उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स पड़े हैं जो दूध के अंदर नहीं होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको छलनी से छान लेंगे और उसके जो मल होंगे वो बाहर निकाल देंगे। क्लियर, तो वो बोला जाता है मलिन करना। और जो फट जाता है दूध और अल्टीमेटली जो उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, इट्स कॉल्ड एज अ दूषित करना। तो ये दो जो कॉन्टेक्ट्स है वो बार बार आयुर्वेद के अंदर आते रहेंगे और ये बेसिक फंडा अगर हमें समझ में आया तो आगे जाके डिसीज़ के बारे में भी पता चलेगा। द नेक्स्ट वन इज़ धातु मला। ओके, अगेन इट इज़ अ यूनिक कॉन्सेप्ट अंडर दी मला। तो धातु मला मीन्स वाइल द प्रोसेसिंग ऑफ आहार रस into the rasa dhatu up to the shukra dhatu, each and every धात्वाग्नि is being processed। ओके, उसके अंडर प्रोसेस जो होती है अल्टीमेटली, तो वहाँ पे एक पोष्य भाग रहेगा जो पर्टिकुलर धातु को क्या करेगा, पोषण देगा। देन दिस सेकंड इज अ पोषक भाग जो नेक्स्ट धातु को पोषण देने वाला है, एंड द थर्ड इज अ मल भाग, यानी कि आफ्टर द प्रोसेस देर इज अ सर्टेन केमिकल और द सर्टेन एलिमेंट्स बीइंग रिलीज्ड और बीइंग कम इनटू द एग्जिस्टेंस, तो उसको बोला जाता है धातु मल। तो हर एक धातु के मल अलग अलग आचार्य के हिसाब से उन्होंने अलग अलग देने की कोशिश करी है। कफ पित्तम मलखेषु स्वेदः श्यान्नखरोम च नेत्रविट त्वक् अक्षु च स्नेहो धातूनाम क्रमशो मलः। तो यही श्लोक अष्टांग हृदय के अंदर एज इट इज़ रिपीट होता है, थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद में, और वहाँ पे उन्होंने ओज जो है वो या एड ऑन कर दिया है अष्टांग हृदय के अंदर। तो
सुश्रुत के अंदर जो बोला गया है दैट इज़ कफ, यानी कि उन्होंने हमारे आचार्यज ने मतलब कितना इजीली और ये हमें ध्यान में रखते हुए बोला है कि आपको कंसिडर करना है, दिस इज़ अ सिंक्रोनाइज वे, दिस इज़ अ रिलेट विद द पर्टिकुलर धातु और इंडिविजुअल धातु दैट यू हैव टू कोरिलेट बाय द योर इंटेलेक्ट। ओके, तो कफ, तो रस धातु का कफ दोष, कफ ये होगा मल। देन रक्त धातु का पित्त, मल खेशु, मल खेशु, तो मल जहाँ पे एग्जीक्यूट करता है कहाँ पे, ख, यानी कि आकाश महाभुज जहाँ पे प्रिडोमिनेंट होता है, यानी कि एक्सटर्नल ओरिफाइसिस। तो एक्सटर्नल ओरिफाइसिस के अंदर जो रहते हैं वो मांस के मल है। स्वेद, ये मेद का मल है। नख एंड रोम, नख यानी कि नेल्स एंड हेड्स जो है वो अस्थि के मल है। देन नेत्र, वीट, त्वक, अक्षु, च स्नेहो, तो यहाँ पे तीन चीज़ जो है वो नेत्र, वीट एंड त्वक, तो ये तीन जो चीज़ है उसके स्नेह के बारे में बोला गया है। यानी कि जब आप रात को सो के उठते हो तो आँखों में एकदम चिकनापन जैसे फील होता है। वीट यानी कि फिसिस के अंदर जो स्नेह भाग होता है, एंड त्वक यानी कि हमारा स्किन के अंदर जब भी आप सुबह उठते हो या गर्मी से ह्यूमिडिटी की वजह से आप अगर देखते हो तो देर इज़ परस्पायरेशन, स्वेटिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग और स्नेह भाग इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, और मॉडर्न के अंदर उसको हम सीबम के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। तो ये तीन जो स्नेह भाग है, नेत्र का, पुरीश का और त्वक का, ये तीन जो हमारे स्नेह भाग हैं इन जगहों के, उसको हम मज्जा के मल के साथ में कोरिलेट करेंगे। ओके, तो ये जो है मज्जा तक उन्होंने सुश्रुत आचार्य ने एक्सप्लेन किया है धातु मल के बारे में। और इसके बाद में द इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम ऑल्सो, एक्सप्लेन द धातु स्नेह परंपरा, द लास्ट वर्ड, एक्सप्लेन दी धातु स्नेह परंपरा, ऐसा एक वर्ड जो है वो बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है 5 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए आपको ये श्लोक लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ईजी है क्योंकि इसके अंदर भी उन्होंने मल के बारे में ही एक्सप्लेन किया है। किट्टम अन्नस्य विट मूत्रम, यानी कि अन्न से, अन्न का कीट, अन्न का मल, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन अन्न से जो मल बनेगा दैट इज़ विट एंड मूत्र। रसस्य तु कफो, रस का कफ होगा। अश्रुजः पित्तम, अश्रुज यानी कि रक्त, उसका पित्त होगा। मांसस्य खमलः, मांस का खमल। मलः स्वेदस्तु मेदसः, मेद का स्वेद। देन स्यात् किट्टम केश लोम अस्थनो, अस्थि धातु का केश एंड लोम। देन मज्जा स्नेहो अक्षि वीट त्वचा, स्नेह भाग ऑफ द अक्षि। देन वीट एंड त्वचा, वीट माने फिजिस। प्रसाद किट्टे धातु नाम पाकाद एवं विवर्धतः, पाकाद एवं विवर्धतः परस्पर उपसंस्तब्धा, परस्पर उपसंस्तब्धा धातु स्नेह परंपरा। तो पहली तीन लाइन आराम से इजीली समझ में आ सकती है कि सारे धातुज का मल और अन्न का मल जो है वो एक्सप्लेन किया है, मगर उन्होंने क्लियरली लिखा है उसके बाद में धातु नाम पाकाद एवं, यानी कि धातु का पाक यानी कि डाइजेशन और द नरिशमेंट ऑफ द धातुज बीइंग प्रोसेस्ड एट दैट टाइम। प्रसाद और किट्ट भाग जो है वो अलग अलग होंगे। प्रसाद भाग जो धातु को नरिश करेगा और किट्ट भाग जो धातु मल के रूप में बाहर आएगा। एवं विवर्धतः यानी कि वो बनते रहते हैं, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। विवर्धतः मीन्स बढ़ना नहीं, विवर्धतः मीन्स कंटिन्यूअस, दे आर इन अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, जो प्रोसेस कभी बंद नहीं होती जब तक आप अपना डाइट जो है वो चालू रखते हैं। ओके, तो पाकाद एवं विवर्धतः, कंटिन्यूअस प्रोसेस इज गोइंग ऑन ऑफ द मेकिंग ऑफ प्रसाद एंड किट्ट भाग वाइल धातु पाक और द धातु पोषण। इन बिटवीन, परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ में। संस्तब्धा, डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट विथ ईच अदर, यानी कि प्रसाद एंड किट्ट भाग आर डिपेंडेंट विथ द ईच अदर, और उसको, वो डिपेंडेंसी को धातु स्नेह परंपरा कहते हैं। यानी कि उसी डिपेंडेंसी को, रस धातु अगर बन रही है तो वहाँ पे कफ दोष कैसा बनेगा, और वहाँ पे रस जो प्रसाद भाग है वो कैसा बनेगा, रक्त प्रसाद भाग कैसा बनेगा, वहाँ से पित्त दोष कैसा बनेगा। तो ये सारी चीज़ें दे आर द इंटरकनेक्टेड, और ये अगर इंटरकनेक्टेड है तो
और ये अगर हम समझ जाए कि ये अगर इंटरकनेक्टेड रहती है तो इसके थ्रू हमारे ट्रीटमेंट पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है. ओके, फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल, देर इज़ अ मल दैट इज़ केश ऑफ द अस्थि धातु. तो अभी हम देख सकते हैं कि केश अगर अस्थि धातु का मल है. ओके, और हाँ, इससे पहले एक छोटी सी बात, यहाँ पे मल का मतलब है कि जो भी आउट प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो प्रोडक्ट सही मायने में अच्छा होना चाहिए. ये भी बहुत ज़रूरी है, आपको पता है. फॉर एग्जांपल, जब भी हम ये CO2 की बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत इजीली समझ में आ सकता है कि आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी CO2 ऑल्सो गेटिंग रिलीज्ड फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसेस. तो CO2 की जगह पे, फॉर एग्जांपल CO2 की जगह पे एक O2 का जो O है वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकाल दे और वहाँ पे सिर्फ CO रह जाए. जस्ट इमेजिन, वहाँ पे अगर CO रह जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है डाइऑक्साइड की जगह पे. तो विच आर द डेडलीस्ट? कार्बन मोनोऑक्साइड. सिर्फ वहाँ पे O नहीं है, एक सिंपल. ओके, तो वो अगर O निकल जाता है तो वो मल क्या होता है? इट इज़ अ विशिएटेड मल. ओके, बिगड़ा हुआ मल हम कह सकते हैं उससे. और बिगड़ा हुआ मल इज़ मोर गोइंग टू अफेक्ट मोर टू दी फिजियोलॉजी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, और वो ज़्यादा बिगाड़ेगा उसको, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ सर्टेन डिसीज, सर्टेन सिम्टम्स, ये हो सकता है. ओके, तो CO2 की जगह पे CO का प्रोडक्शन होना इन अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन, तो उसमें अगर हमने ध्यान में नहीं रखा, और ultimately it leads to the different type of disease or different type of symptoms that may lead a threatening of the life. Okay, तो ये जो है मल सही तरीके से बनना और सही मात्रा में बनना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ओके, तो यहाँ पे भी अगर अस्थि का मल, केश, सही मायने में अच्छी तरह से नहीं बनना, यानी कि द क्वालिटी ऑफ हेयर अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो भी वो आगे जाके नुकसान कर सकते हैं. और इसीलिए अगर आपको देखा जाए तो देयर इज़ अ डिसीज़ ऑफ द हेयर. हाँ, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होगा? अल्टीमेटली अस्थि धातु का नरिशमेंट और उसका प्रोसेस जो है बाय दी अस्थि धातुवाग्नि, वो सही तरीके से नहीं हो रहा है. कॉमन सेंस. तो वो नहीं होगा तो अल्टीमेटली केश जो होगा उसका बनना, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी वो हैम्पर होने वाली है. तो यहाँ पे अगर हम बाय ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर पे अगर देखें कि हम केश के लिए, यानी कि हेयर्स के लिए कई सारे शैम्पूज़, कई सारी मेडिसिन, कैल्शियम वगैरह लेते हैं हम. ओके, तो ये सारी चीज़ें इनडायरेक्टली हमें क्या सुझाती है, और वो सही तरीके से ट्रीटमेंट होगा उसका? नहीं. अगर हम केश के ट्रीटमेंट के लिए देख रहे हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन दी अस्थि धातु, और उसका मेकिंग प्रोसेस जो है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए. या तो जब भी हम केश के अंदर ट्रीटमेंट लेते हैं तो वी हैव टू जस्ट गोइंग फॉर दी गिविंग अ ट्रीटमेंट ऑफ दी अस्थि धातु. ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा आपका. सिंपल. तो एज इट इज़ नख, रोम, इवन कफ एंड पित्त दोष के अगर कोई डिसीज़ है तो यू हैव टू कंसिडर रस धातु एंड रक्त धातु इन अ मेन कॉन्टेक्स्ट. ओके, तो ये धातु मल हमें सिखाते हैं. और कैसे सिखाते हैं? बिकॉज ऑफ वी आर गोइंग टू थिंक, because there is us dhatu sneha parampara, they are the interconnected, they are also interdependent with the with this concept. Clear? तो आई होप कि ये धातु मल आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा. तो ये देखते हुए पूरा धातु मल, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑब्वियसली MCQs के अंदर ये पूछा जाता है ज़्यादातर, तो ये आपको याद रहना चाहिए. सुश्रुत के अंदर जो श्लोका लिखा है उसके अंदर एक एड ऑन किया है अष्टांग हृदय के अंदर, दैट इज़ ओज फॉर द शुक्र धातु जो मल कहा गया है. बाकी द सेम एज इट इज़ उन्होंने एक्सप्लेन किया है. द नेक्स्ट इज़ जो मैंने एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, तो यू कैन जस्ट मेक अ पोज ऑफ द वीडियो एंड जस्ट रीड इट. कर्ण अक्षी उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा जो टिकाज में है वो एक्सप्लेन किया है. कर्ण अक्षी नासास्य प्रजनन मला, यानी कि ख मल किसे कहेंगे? तो कर्ण का मल, अक्षी का मल, नाशा का मल, प्रजनन द्वार, यानी कि जो जेनेटिलियाज है उसके एक्सटर्नल ओरिफाइसेस है उसके मल, ये सारे मल उसके अंदर आएंगे ख मल के अंदर. वैसे तो हम ईच एंड एवरी धातु मल के बारे में अगर हम एक्सप्लेन करने जाए डिटेल में, और स्पेशली क्लिनिकली, ओके, क्योंकि मांस धातु का मल कर्ण, अक्षी, नाशा, प्रजनन मला कैसे होगा, मतलब
इट इज़ अ फैसिनेटिंग एक्सप्लेनेशन, बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग करने वाला एक्सप्लेनेशन है, मगर विल सी कि अगर टाइम मिला तो, और अगर आपका रिक्वेस्ट आएंगे तो विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, मगर अभी जस्ट स्टिक टू दी मेन कॉन्सेप्ट। कफो अवस्थापाकात रसमलतय भवति, यानी कफ अवस्थापाक के दरमियान, ओके, देयर इज़ अ 3 अवस्थापाक, मधुर, अम्ल एंड कटु। तो मधुर अवस्थापाक वो कफ का अवस्थापाक है, वो हमें ऑटोमेटिकली पता चलता है। तो कफ अवस्थापाक के दरमियान जो रसमलय है, मलाज आर ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द आहार पाचन ड्यूरिंग द अवस्थापाक, यानी कि मधुर अवस्थापाक के दरमियान जो कफ एग्रीवेट होता है इन अ पर्टिकुलर और इन अ टेम्पररी वे, दैट इज कम्स अंडर ऑल्सो इन अ दिस प्रोसेस, यानी कि कफदोष, उसको भी जो कफदोष प्रोड्यूस होता है उसको भी हम रसमल के तौर पे कह सकते हैं। एटर्मोलॉजी ऑफ मलह, अगेन थोड़ा सा और डिक करते हैं। प्रोम रुज्यते शोध्यते मृज कलर टिलोप पापे पुरीशे लौहादीनाम किट्टे, दैट इज़ अमर कोश के अंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है। मला आर वन अमॉन्ग्स द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। मला is an entity which helps in dealing with the residual products of the digestion and metabolism. It also called as a kit in different context. Okay, तो ये जो पर्टिकुलर स्टंजा है उसको हम सिंपल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ही देखेंगे, क्योंकि इट्स अ ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन विच नीड नॉट नेसेसरी राइट नाउ टू एक्सप्लेन। द फर्स्ट मल, दैट इज अ पुरीश, ओके, पूरा ईश, पूरा मीन्स प्लेस where a certain amount of element is being stayed for a certain time. Okay, तो इसका वर्ड मीनिंग होगा पूरा ईश मीन्स एक जगह पे लंबे समय तक रहने वाला एलिमेंट। ओके, तो पुरीशम इति विष्ठायाम, विष्ठा इज अगेन लिटरल मीनिंग ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी आर एलिमिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ पुरीश। और अवस्तंभ पुरीशस्य, पुरीश helps in maintaining the strength the body along with maintenance of Agni and Vata. Avastambha as told by the Vagbhata is to be understood by as शरीर धारण शक्ति, शरीर को धारण करने वाली शक्ति, और in other word पुरीश does the धारण or the maintenance of the शरीर means of its function. अभी इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अवस्थंभ और टू होल्ड, टू धारण, टू सपोर्ट, ये अलग अलग मीनिंग उसके हो सकते हैं। तो ये इसलिए कहा जाता है कि पुरीश के फॉर्मेशन के दौरान जो रीएब्सॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसमें ज़्यादातर मतलब 80-90% ऑफ द वाटर कंटेंट इज रीएब्सॉर्ब इन अ लार्ज इंटेस्टाइन ओनली। तो वहाँ से जो रीएब्सॉर्प्शन होता है वाटर का, वहाँ पे ही वाटर के साथ में दे आर रीएब्सॉर्ब दी इलेक्ट्रोलाइट्स ऑल्सो। तो बॉडी के अंदर सस्टेनिंग के लिए, धारण के लिए रीएब्सॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज द अल्टीमेट नेसेसरी थिंग, और इट्स लुक्स लाइक अ इमरजेंसी थिंग। ओके, अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो नॉर्मल क्वांटिटी में रहेंगे तो ही बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन, स्पेशली द मूवमेंट्स, द ब्रेन फंक्शन, द हार्ट फंक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो Na, यानी कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे आयंस जो है वो बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ओके, और वो रीअब्सॉर्ब होते हैं फ्रॉम द किडनी एंड फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। तो जब तक पुरीश जो है वो सर्टेन टाइम तक लार्ज इंटेस्टाइन तक रहेगा, तो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो वापस रीएब्सॉर्ब्ड हो सकते हैं। तो वो होने के लिए वहाँ पे उसका ठहरना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए वहाँ पे बोला जाता है पुरीशस्य, यानी कि अवस्थंभ पुरीशस्य, वो शरीर को धारण करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिपीटेडली अगर वहाँ पे पुरीश का स्टोरेज नहीं होता फॉर अ सर्टेन टाइम, वो रिपीटेडली आपने सुबह नाश्ता किया तो आपको 2 घंटे के बाद में अगर फिसिस इवैक्यूएशन के लिए कॉल आया, देन 12 बजे आपने खाना खाया, फिर से 2 बजे आया, फिर 5 बजे खाया तो 6 बजे आया, फिर 8 बजे खाया तो 10 बजे फिर से इवैक्यूएट हो गया। अगर रिपीटेडली इतना ज़्यादा इवैक्यूएशन होता रहा तो क्या होगा? दैट इज़ अ लेक ऑफ रीएब्सॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द वाटर कंटेंट। तो उसकी वजह से क्या होगा? वहाँ पे डिहाइड्रेशन एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द वीकनेस ऑफ द बॉडी, और इसीलिए इसको शरीर धारण शक्ति बोला गया है। ओके, द होल्डिंग पावर ऑफ द बॉडी।
तो ये आपको एक्स्ट्रा जब डिसीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया, सर्टेन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की जिसके अंदर जो है वो पूरी सही तरीके से नहीं बनता और रिपीटेडली इवेक्यूएशन प्रोसेस होती रहती, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होगा, अल्टीमेटली वीकनेस आ जाएगी, देयर इज़ अ लेक, मतलब न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस ठीक तरह से नहीं होंगे, मतलब आप अनकॉन्शियस हो सकते हो, आपका ब्रेन फंक्शंस हैम्पर हो सकता है। तो ये सारी प्रोसेस होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा इवेक्यूएशन ऑफ द पुरीशा। that clearly और इनडायरेक्टली शोज़ कि अवधारण शक्ति, अवस्तंभ शक्ति जो है यानी कि धारण शक्ति, वो वहाँ पे लेकिंग है। ओके, तो दिस इज़ अ कर्म फंक्शन ऑफ द पुरीशा, और ये एक्सप्लेनेशन मॉडर्न के अंदर आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पुरीशा। और इसी स्टांजा के हिसाब से आगे जाके राज यक्ष्मा के अंदर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पुरीशा, वो आगे हम देखेंगे। देन उत्पत्ति और द रेफरेशन, ये श्लोक जो है वो हमारे इसका है पक्वाशयम तो प्राप्त अवस्था पाक का, कटु अवस्था पाक का। तो दैट इज़ पक्वाशयम तो प्राप्तस्य, पक्वाशय के अंदर प्राप्त होने के बाद आने के बाद में, यानी कि जो भी डाइजेस्टेड फूड और इनडाइजेस्टेड फूड जो है जो भी बाकी रहा वो सिक्कम के थ्रू पक्वाशय में आने के बाद शुष्य मानस्य वनहीना, वहाँ पे उसका एब्सॉर्प्शन होगा बाय द हेल्प ऑफ वन ही। ओके, परिपिंडित पक्वस्य आफ्टर द एब्सॉर्प्शन, बिकॉज जब भी वो लिक्विड फॉर्म में एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट एब्सॉर्ब हो जाएगा तो धीरे धीरे वो सॉलिड होता जाएगा और परिपिंडित सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। पक्वस्यात यानी पक्वाशय के साथ में वायु स्यात कटुभाव, और इट रिलीजेज द सर्टेन टाइप ऑफ वायुज और द गैसियस फॉर्म, और उसको अल्टीमेटली कटु जो है वो कटु गुण की ओर से मतलब ये सारी चीज़ें शुष्य होना, शोषण होना, वनी का प्रोडक्शन, तो ये रिफ्लेक्शन क्या है, कटु गुण का है। ओके, यानी कि कटु रस का है। तो कटु रस के अंदर क्या क्या चीज़ें है, तो रुक्षता है, देन तीक्ष्णता है, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें वहाँ पे पक्वाशय के अंदर होती है और इसीलिए उसको कटु अवस्था पाक बोला गया है। ओके, तो वहाँ पे वायु का प्रोडक्शन, परिपिंडित अवस्था में आना और एब्सॉर्प्शन होना, ये तीन चीज़ें जो है वो होती है और अल्टीमेटली द फॉर्मेशन ऑफ पुरीशा इज़ बीइंग कंप्लीटेड। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन अगेन आप एक बार पढ़ लेना पोज करके। तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है चरक संहिता के अंदर, ये कटु अवस्था पाक के अंदर भी आपको लिखना है और सेम चीज़ पुरुष फॉर्मेशन या पुरुष उत्पत्ति के टाइम पे भी ये श्लोकास लिखना है आपको। श्रोतस पुरुष वाहनम श्रोतसाम पक्वाशय मूलम स्थूलगुदर्श, यानी कि ओरिजिनेशन ऑफ दी पुरुष कहाँ पे होगा, तो पक्वाशय मूल इज़ द मेन कंटेंट, मतलब मेन साइट ऑफ पुरुष ओरिजिन, तो वहाँ से स्टार्ट होगा अल्टीमेटली कंप्लीट टू दिस स्थूल गुदा। ओके, तो स्थूल गुदा मतलब एक्चुअल द एनाटॉमिकल पोजीशन और द रेक्टम। तो शुरुआत होगी सिक्कम से, वहाँ पे एब्सॉर्प्शन होते होते ascending transverse and descending, all the completion of the purisha formation, and ultimately it comes to the rectum or the sthula guda. Okay, Purishva Shrotas, disorders of the Purishva Shrotas are the Shrotas characterized by difficulty in the defecation, painful defecation, association with the sounds, watery stool और the hard stool। यानी कि यहाँ पे जो भी साइट दिखाई गई है पक्वाशय की, वहाँ पे अगर कोई भी गड़बड़ होती है फिजियोलॉजिकल, देन इट लीड्स टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स जो यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं। द नेक्स्ट इज़ अ पंचभौतिक कंपोजिशन, यानी कि पुरीश ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में है बिकॉज वहाँ पे जल महाबूद उन्होंने निकाल दिया है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है पुरीशम पार्थिवम। देन फंक्शन ऑफ द पुरीशा ऑलरेडी हमने बात करी, मगर फिर भी पुरीशम उपस्तंभम वायु अग्निधारणम, यहाँ पे सुश्रुत में और दो चीज़ें एड ऑन की गई है, अवस्तंभ और उपस्तंभ तो है ही, वहाँ पे वायु और अग्नि का धारण भी बोला गया है। यानी कि वायु जो फॉर्म होता है बाय द गैसियस प्रोडक्शन इन दी लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसका धारण करना, उसको रोके रखना, ऐसा नहीं कि जितनी बार वायु क्रिएट होगा उतनी ही बार वो बाहर निकलेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो वायु का धारण करना और अग्नि का धारण करना, कि वहाँ पे जितनी बार जो है पुरुष लंबे समय तक लार्ज इंटेस्टाइन में सर्टेन टाइम तक रहेगा, तब तक अग्नि हमारी अच्छी रहेगी। फॉर एग्जांपल इन डायरिया जितनी बार अगर इवैक्यूएशन होता रहता है तो उतनी ही ज़्यादा हमारी अग्नि जो है वो मंद होती जाती है। ओके, तो अग्नि का धारण भी करना और वायु का धारण भी करना, ये उसका एक फंक्शन है अकॉर्डिंग टू दी सुश्रुता। इम्पोर्टेंस ऑफ पुरीशा, तो ये जो है वो राजयक्ष्मा के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है सुश्रुत के अंदर। तस्मात् पुरीशम संरक्ष्य,
विशेषाद राजयक्ष्मीण, राजयक्ष्मा के पेशेंट में विशेष तौर पे हमें संरक्षण यानी कि रक्षण करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए किसकी? पुरुष की। सर्वधातु क्षय, क्योंकि राजयक्ष्मा के अंदर अल्टीमेटली क्या होता है? सर्वधातु क्षय हो चुकी होती है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की बहुत ही ज़्यादा में कमी होती है। तो सर्वधातु क्षय आर्तस्य, आर्तस्य है ना पीड़ा होना, सर्वधातु क्षय की वजह से शरीर में जो पीड़ा होती है, शरीर जो सफ़र करता है, एक्चुअली आर्त मीन्स सफ़र करना, सफ़र करता है। और इसीलिए बल तस्यम, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो विड बल बोली गई है। विड यानी कि पुरुष, वो पुरुष ही उसका मेन बल के तौर पे वहाँ पे गिना जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की कमी होना, इन तीनों न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस आना, और उसकी वजह से अल्टीमेटली खाने के बाद भी और डाइजेशन होने के बाद भी ये तीनों न्यूट्रिएंट्स मेटाबोलाइज नहीं हो पाते बॉडी के अंदर, और वो मेटाबोलाइज ना होने की वजह से डेफिशिएंसी होती है इन सर्टेन टिश्यूज़। तो बॉडी के सारे टिश्यूज़ जो होते हैं वो माल नरिश्ड होना शुरू हो जाते हैं, और माल नरिश्ड होना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ पे एक ही ऐसी चीज़ है जो ईज़िली पहुँचती है वहाँ पे, उनको न तो मेटाबोलाइज होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एज इट इज़ वाटर के अंदर डाइल्यूटेड होता है ऑलरेडी इन अ रेडी टू यूज़ वे में, दे आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसीलिए वहाँ पे बोला गया है कि अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के अंदर सस्टेन करते हैं तो उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन चलता रहेगा, ओके, इन अ स्लो मैनर, इन अ स्लो प्रोसेस वो चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 3 जो मेजर हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसका मेजर लेकिंग है, वहाँ पे मेजर माल नरिशमेंट है। इसीलिए इसको बोला गया है कि जब तक पुरुष वहाँ पे, अगर पुरुष फॉर्म होता है, क्योंकि आप खाना तो खा रहे हो, खाना खाने के बाद जो अल्टीमेटली बनने वाला है पुरुष, तो पुरुष अगर सही टाइम पे सही समय तक वहाँ पे बना रहता है तो उसका जो रेडी टू ईट वाला, रेडी टू प्रोसेस वाला जो मटेरियल है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स, वो एब्सॉर्ब होते रहेंगे और अल्टीमेटली इट में सर्वाइव टू दी, मतलब सर्वाइवल प्रोसेस उसकी जो बनी रहेगी। दैट इज़ वाई द विड बल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसी टाइम पे अगर हमने बाई चांस राजयक्ष्मा के पेशेंट के अंदर हमने विरेचक ड्रग दे दिया, क्योंकि पेशेंट तो इन जनरल बोलता रहेगा कि मुझे सर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है या ऐसा कुछ भी, तो अगर आपने उस वक्त उसको विरेचक ड्रग दे दिए तो उसकी लाइफ थ्रेटनिंग जो है वो सिचुएशन आ सकती है। तो ये हमेशा ध्यान में रखें, राजयक्ष्मा नॉट डायरेक्टली जस्ट कोरिलेटेड विद टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस के कई सारे सिम्टम्स राजयक्ष्मा के साथ मिल सकते हैं, मगर वो एज इट इज़ टीबी नहीं जानना चाहिए एज पर आयुर्वेदा, बिकॉज एड्स के भी सारे सिम्टम्स जो है वो राजयक्ष्मा के अंदर आते हैं। तो ऐसे डिसीज़, सिर्फ ब्रीफली हमें इतना याद रखना है, ऐसे डिसीज़ जिसमें सर्वधातु क्षय दिखता है, ओके, तो ऐसे डिसीज़ में हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वी डोंट हैव टू गिव विरेचक ड्रग टू दोज पेशेंट्स, ओके। देन प्रमाण सप्त पुरुषस्य, यानी कि 7 अंजलि प्रमाण जो है वो रहता है, यानी कि 7 जस्ट लाइक द होल्डिंग ऑफ बोथ पाम्स, और 1 अंजलि इज इक्वल टू 200 ml अकॉर्डिंग टू दी चरक, ऐसा कहा गया है। यानी कि 4 पल उसका मेजरमेंट जो है वो 1 अंजलि इज इक्वल टू 4 पल बोला गया है। तो ये देखते हुए 200 ml के अराउंड होगा वो, तो 200 इंटू 7 मतलब 1400 ml और ग्राम्स के नज़दीक में जो है वो 1.5 लीटर के आसपास उसका प्रमाण जो है वो पर डे का 24 आवर्स का प्रमाण जो है वो रहता है, ओके। वृद्धि कुक्षी आत्मान आटोपम गौरवम वेदना शक्रुतः पुरीशम आटोपम कुक्षौ शूलम च। अष्टांग हृदय 11/13। पुरुष वृद्धि इज करेक्टेड बाय दी आदमान, यानी कि डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, देन आटोप रीगर्गिटेशन ऑफ द एब्डोमेन, यानी पेट के अंदर गुड़ गुड़ जैसा फीलिंग होना, गौरवम हैवीनेस ऑफ द एब्डोमेन, वेदना पेनफुल एब्डोमिनल एरिया, शकृत यानी कि पुरुषम आटोपम कुक्षो शूलम, यानी स्पेशली कुक्षो शूल यानी कि एब्डोमिनल रीजन के अंदर पेन विथ द डिस्टेंशन और द रीगर्गिटेशन और द हैवीनेस ऑफ द
एब्डोमेन, ये लोकलाइज्ड सिम्टम्स जो है वो वहाँ पे वृद्धि होने के चांसेस में, वृद्धि होने के बाद में ये दिखते हैं। यानी कि सीवियर कॉन्स्टिपेशन जो रहता है उसमें कई बार अननोइंगली पेशेंट जो होता है वो खाना चालू रखता है स्टिल कि कॉन्स्टिपेशन है फिर भी, यानी विरेचन नहीं होता या एवेकेशन नहीं होता, फिर भी वो खाना अगर चालू रखता है तो वहाँ पे देयर इज़ अ चांस टू इंक्रीज ऑफ पुरीश फॉर्मेशन। ओके, तो उसके साथ में ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं। द नेक्स्ट इज क्षय पुरीशे वायुरंत्राणि सशब्द वेष्टयन्नीव कुक्षो भ्रमति य अति उद्वम रुत पार्श्व पीडयन वृषम। तो अगर क्षय होता है वहाँ पे लेकिंग ऑफ पुरीश फॉर्मेशन, पुरीश फॉर्म नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो क्या होगा? पुरीश क्षय इज द करेक्टरी बाय द मूवमेंट ऑफ द वायु विथ साउंड्स एंड थ्रिलिंग मूवमेंट्स। वायुर अंत्राणी, अंत्र मीन्स इंटेस्टाइन्स, तो इंटेस्टाइन के अंदर वायु घूमता रहेगा सिवियरली, वहाँ पे यू कैन फील लाइक वायु इज मूविंग हियर एंड देयर, स्पेशली इन अ पक्वाशय एंड स शब्द, मगर बाहर से भी यू कैन हर्ड दैट पर्टिकुलर साउंड ऑफ द वायु। ओके, तो श शब्द वायु रंत्राणी, वायु इंटेस्टाइन के अंदर घूमता रहेगा विथ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। वेस्टयन्नी, ट्विस्टिंग पेन, विद द ट्विस्टिंग पेन, यानी कि इन गुजराती वी कैन से द चूक अवी और द ट्विस्टिंग पेन जो है वो वहाँ पे फील होगा। कुक्षो भ्रमति, कुक्षो के अंदर यानी कि एब्डोमेन के अंदर वो घूमता रहेगा। यह अति उद्वम, और घूमता घूमता उसकी मूवमेंट कहाँ हो जाएगी? ऊपर की ओर। यह अति उद्वम, उद्व के साइड में उसकी मूवमेंट होगी और अल्टीमेटली कहाँ पे उसका सिम्टम दिखेगा? हृदय के पार्श्व भाग में, स्पेशली लेफ्ट लेटरल के साइड में, वहाँ पे पेन, पीडयन वृषम, यानी ट्विचिंग पेन टाइप ऑफ लेटरल, लेफ्ट लेटरल साइड पे आपको पेन फील होगा, यानी कि जस्ट लाइक अ एंजाइना, यानी जस्ट लाइक अ हार्ट अटैक और दी ऐसे सिम्टम दिखेंगे कि आपको लिटरली हार्ट अटैक आया है। ओके, तो ऐसे क्षय के अंदर ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। इट इज़ नॉट एक्चुअल हार्ट अटैक, मगर इट लुक्स लाइक अ सिम्टम्स ऑफ द एंजाइना। ओके, तो ये रिलेट विद दी पुरीश क्षय। पुरीशे वायुर अंतराणि सशब्द वेष्टयन्नीव कुक्षो भ्रमति य अति उद्वम मृत पार्श्व पीडयन वृषम। नेक्स्ट इज अ मूत्र। तो मूत्र के अंदर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेट और द कंसेप्ट ऑफ द मूत्र प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ द मूत्र फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अभी लास्ट एग्जाम में ही वो क्वेश्चन आया था फॉर द 10 मार्क्स, तो ये श्लोकाज आगे आपको आने ही चाहिए। एटिमोलॉजी, किट्टम अन्नस्य विन्मूत्रम, यानी कि किट्ट भाग जो है अन्न का, उसमें से विट एंड मूत्र फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ द मूत्र अकॉर्डिंग टू द शारंग पूर्वखंड, आहारस्य रससार सारहीनो मलद्रव क्षीरबीस्तज्जलम नीत वस्तु मूत्रत्वम आपनुयात, मूत्रत्वम आपनुयात। तो आहार रस का रस भाग जो है, आहार रस्य रसः सार, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आहार रस, द कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जब आहार रस फॉर्म होता है तो वहाँ पे सारहीनो द्रव, मलद्रव, ये बहुत ही पर्टिकुलर वर्ड बहुत अच्छा है, दैट इज सारहीन। तो जो द्रव भाग बनने वाला है और जो मल द्रव भाग बनने वाला है वो सारहीन है। वहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसे नहीं है जो बॉडी के लिए यूटिलाइज होने के लिए तैयार हो या बने हुए, उसके अंदर ऐसे कोई द्रव्य नहीं है जिसमें बॉडी की ज़रूरत हो। ओके, तो सारहीन हो, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो बॉडी के लिए ज़रूरी है, ऐसे द्रव भाग को, ओके, वो द्रव भाग सीरा बीस्तज्जलम, सीरा के थ्रू जल के रूप में, नीतम, कंटिन्यूसली, नीतम, नित्य जो वर्ड होता है वो यहाँ से, नीतम यानी कि कंटिन्यूसली, बस्तो यानी कि वस्ती, यूरिन ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, वस्तो मूत्रत्वम आपनुयात, आता रहता है कंटिन्यूसली, इट इज रिपलिंग into the urinary bladder and ultimately it called as a mutra. How beautiful explanation is this, Harang the Purvakhanda. आहार रस से बना हुआ सारहीन भाग, द्रव भाग, through the shiras looks like a jala,
continuously dripping in the urinary bladder, it is called as a mutra. Okay, so this is a beautiful explanation of the formation of mutra according to the Sara. Actual मूत्र निर्माण अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है सुश्रुत निदान स्थान के अंदर, मूत्र आशय मलाधार प्राणायतनम उत्तमम। मूत्राशय जो है वो मलाधार का, मल का आधार है, और प्राणायतन यानी कि जो 10 प्राणायतन जो बोले गए हैं, हृदय, शीरा एट्सेट्रा, तो वो 10 प्राणायतन के अंदर ये उत्तम प्राणायतन है। ओके, जहाँ पे प्राण सिचुएटेड रहते हैं, यानी कि अगर ये ऑर्गन डिस्टर्ब हुआ या उसके माल फंक्शनिंग और फिजियोलॉजिकल फंक्शन उसका डिस्टर्ब हो चुका है, तो वो अल्टीमेटली लीड्स टू दी डेथ। प्राणायतन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे प्राण सिचुएटेड रहता है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वहाँ पे इट लीड्स टू अ अल्टीमेट डेथ, तो उसको हम प्राणायतन कहते हैं। और मूत्राशय इज़ अ मेन और द उत्तम प्राणायतन। पक्वाशय, तो यहाँ से द यूरिन फॉर्मेशन इज बीइंग स्टार्टेड। पक्वाशय गतस्तत्र नाड्यो मूत्र वहास्तु यह। पक्वाशय के अंदर मूत्र वहन करने वाली नाड़ी रहती है। ओके, तो ये दिस इज़ अ बेसिक एनाटॉमिकल एक्सप्लेनेशन। पक्वाशय गतस्तत्र नाड्य, पक्वाशय से जाने वाली मूत्र वहन करने वाली नाड़ी, सिंपल। तो वहाँ पे पक्वाशय में यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, वहाँ से नाड़ी जो है निकलती है मूत्र वहन करने वाली। ओके, तर्पयंती सदा मूत्रम सरितः सागरम यथा। तर्पयंती यानी फॉर्म होते रहता है कंटिन्यूसली, सदा, कंटिन्यूसली, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी ब्रेक, 24/7। तर्पयंती सदा मूत्रम, कंटिन्यूसली फॉर्म होते रहता है। कैसे? जैसे शरीतः सागरम यथा, जैसे नदी से पानी जो है वो बनते हुए सीधा सागर के अंदर जाता रहता है कंटिन्यूसली। मतलब आप सोच सकते हो कि इतने सालों से गंगा नदी में जो पानी आता रहता है वो कंटिन्यूसली वहाँ पे सागर के अंदर, बंगाल की खाड़ी जो है वहाँ पे वो उसका डेड एंड है, वहाँ पे होता रहता है कंटिन्यूसली। लाइक मतलब कहीं पे भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं चलो ये 2-3 साल अभी पानी नहीं आया और वहाँ पे हुआ नहीं है प्रोसेस। तो सेम एज इट इज़ कंटिन्यूसली जब से ये बॉडी बना हुआ है, पक्वाशय से जो मूत्र है बनता रहता है और अल्टीमेटली ड्रिपलिंग इनटू द सागर। वो कैसे और कहाँ पे? सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यन्ते, सूक्ष्मत्वात् न उपलभ्यन्ते मुखन्यासा सहस्त्रः। सूक्ष्म, मुख, न्यास और सहस्त्र, ये ध्यान में रखना है। मुखन्यासा मीन्स ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ दी सहस्त्र नाड़ी, ऊपर ऑलरेडी बोला गया है, यानी कि हजारों नाड़ी का, यानी कि वेसल्स का ओपनिंग। और वो कैसे है? सूक्ष्म, बहुत ही माइन्यूट ओपनिंग्स ऑफ द thousands of the nadi or the vessels are available. Okay, na uplabhyante, they are the available. Nadi bir upnitasya mutrasya mutra amashaya antrat, mutrasya amashaya antrat यानी मूत्राशय अंतरात, मूत्राशय के अंदर नाड़ी बीर उपनीतस्य, जो सहस्त्र नाड़ी वो कंटिन्यूशन में आएगा, सहस्त्र नाड़ी उपनीतस्य, दे आर एग्जिस्टेड, दे आर एग्जिस्टेड। तो इन अ सिंपल वे 2 लाइन के क्या होगा? तो देर आर thousands of nadis opening, minute nadis openings are there, they are executed over the mutrashaya, मूत्राशय के अंदर। जाग्रतः स्वपतश्चैव, नाउ दे आर दी मेटाफोरिकली एक्सप्लेन्ड। जागते और सोते, जाग्रतः स्वपत यानी सोना, जाग्रतः स्वपतश्चैव यानी 24/7 कंटिन्यूसली, निश्चंदेन पूर्यते, दे आर कंटिन्यूसली ड्रिपलिंग, निश्चंदन क्रिया आपने केमिस्ट्री के अंदर देखा होगा, निश्चंदन क्रिया और द फॉर्मेशन ऑफ अर्क इन आयुर्वेदा। तो यहाँ पे कुछ पानी गर्म होता है, देन
the vapors is being processed and continuously gone to the next pipe, and वहाँ पे वो ठंडा होता है, और जैसे ही ठंडा होता है it turns into the liquid, and by drop it's collect into different vessel. तो that is called as the निश्चंदन क्रिया. तो निश्चंदन क्रिया के जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रिपलिंग वे में वहाँ पे कलेक्ट होता है इन मूत्राशय. आमुखात, नाउ दे आर दी ओके, नाउ दी मेटाफोरिकली एक्सप्लेनेशन, यानी कि उदाहरण के तौर पे उन्होंने बोला है आमुखात सलीले न्यस्त. आमुखात सलीले, आमुख मतलब आकंठ, उसका जो कंठ रहता है घट का यानी कि घड़े का, वहाँ तक पानी अगर हमने भर दिया तो न्यस्त, अगेन न्यस्त इज़ अ निश्चंदन टाइप ऑफ फंक्शन. न्यस्त ड्रिपलिंग होता रहेगा. पार्श्वभ्य, उसके बाजू से, अगर आपने घड़े को देखा हो तो अगर पानी भर लिया वहाँ पे, तो वहाँ से पानी भरा हुआ है, मगर वो निकलेगा कहाँ से, तो पार्श्व भाग की नए घड़े की बात है. जब भी नया घड़ा लेते हैं तो नया घड़ा ड्रिप करता है सर्टेन डेज, 2 या 3 दिन तक. तो वो ड्रिपलिंग की क्रिया सेम एज इट इज़ हमारी मूत्र निर्माण की क्रिया के साथ में उन्होंने कोरिलेट किया है. आमुखात सलीले, सलील यानी पानी, आमुखात यानी कंठ के तौर पे कंठ तक पानी भरना. पार्श्वभ्य पूर्यते नवघट, नए घड़े के अंदर हमने पानी भरा उसके कंठ तक, तो वो न्यस्त होगा यानी कि ड्रिपलिंग होगा फ्रॉम द पार्श्वभाग. यथा तथा विद्धि बस्ती मूत्रेण, उसी विधि के अनुसार बस्ती के अंदर मूत्र जो है वो कंटिन्यूसली ड्रिपलिंग होता है. तो दिस इज़ अ सुपर फाइनेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मूत्र निर्माण. ओके, इसको रिपीटेडली आप सुनोगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा. ओके, पंचभौतिक कंपोजिशन, तो मूत्र जल अनलात्मकम यानी कि जल महाभूत एंड अग्नि महाभूत जो है वो इसके अंदर रहता है. जल वो क्लियरली दिखता है, इट्स अ लिक्विड फॉर्म. अनल यानी कि थोड़ा सा उसका पीएच लेवल जो होगा वो लोअर साइड पे होगा, यानी कि एसिडिक होगा. दैट वी कैन इजीली सी बाय द एग्जामिनेशन ऑफ द यूरिन. ओके, माइक्रो एंड रूटीन एंड माइक्रो R&M, यूरिन रूटीन एंड माइक्रो टेस्ट जो है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि वहाँ पे पीएच लेवल उसका कम रहता है. द क्वांटिटी और द प्रमाण चत्वारों मूत्रस्य, यानी कि वहाँ पे जो था सप्त था पुरुष के अंदर, यहाँ पे चत्वारों 4 अंजलि जो है वो मूत्र की होती है, यानी 800 ml पर डे मूत्र का फॉर्मेशन होता है. यहाँ पे मॉडर्न के साथ में कोरिलेट करें, दे आर सेइंग दी 1500 टू 2500 जनरली उनका उनका निर्माण बोला गया है, यानी कि उतनी क्वांटिटी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है. तो दिस इज़ बट डिफरेंट, थोड़ा सा वो हो सकता है कैसे, दैट अगेन इन अ डिबेटेबल फॉर्म. श्रोतस मूत्र वहिद्वे तयोर्मूलम बस्ती मेड्रम च तत्र विद्यसे. सुश्रुत के अंदर उन्होंने बोला है कि बस्ती और मेड्र दे आर दी मूत्र मूल, मूत्र स्रोतस मूल बस्ती में फॉर्म हुआ और मेड्र से बाहर निकला. मेड्र यानी कि यूरिनरी ओपनिंग. प्लीज़ मेक श्योर मेड्र इज़ नॉट लिटरल मीनिंग ऑफ द पेनिस. ओके, मेड्र मीन्स यूरिनरी ओपनिंग इन अ बोथ मेल एंड फीमेल. अगर वो विद्ध होते हैं यानी कि वहाँ पे स्रोतस मूल जो है वो डिस्टर्ब होते हैं और उनका इंजरी होती है, तो क्या होगा, मूत्र निरोध होगा, यानी एक्चुअल कंटिनेंस ऑफ द यूरिन. देन स्तब्ध मेट्रदा यानी स्टिफनेस इन द यूरिनरी ओपनिंग्स, यानी यूरिनरी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, यू कैन से दैट इज अ स्तब्ध मेट्रदा. ओके, देन फंक्शन इज बस्ती पूर्ण विक्लेदन कृत मूत्र. बस्ती को पूर्ण करने वाला और क्लेद भाग जो होता है वो बॉडी के अंदर मेंटेन करना, दैट इज़ अ मूत्र का काम है. ओके, तो क्लेदन कर्म अगेन इट इज़ अ रिलेट विद द मॉइस्चर ऑफ द बॉडी. ओके, तो यू कैन से अगर डिसयूरिया अगर हुआ है, ओके, पोलीयूरिया अगर रिफ्लेक्शन होता है कोई भी अलग अलग डिसीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ इंसिपिडिस एंड ऑल, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हैवी क्वांटिटी के अंदर यूरिन पास आउट होता है. तो उसकी वजह से जो रिफ्लेक्शन होता है स्किन के ऊपर, दैट इज़ अ ड्राइनेस ऑफ द स्किन, रफनेस ऑफ द स्किन, बिकॉज देर इज़ नो कर्म इज़ एग्जीक्यूटेड वीक क्लेद, वो वहाँ पे नहीं हो रहा है, मॉइस्चर भाग जो है वो बॉडी के अंदर नहीं रह रहा है, इसकी वजह से रिफ्लेक्शन ऑन द स्किन इज़ बीइंग अपीयर्ड, दैट इज़ ड्राइनेस एंड रफनेस. So that is called as a weak clay. Okay.
देन वृद्धि मूत्रम तु बस्ती निस्तोद, अगर बहुत ज़्यादा मूत्र का फॉर्मेशन हुआ और उसका पास आउट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है तो बस्ती निस्तोद इज अ सिम्टम्स, पेन इन दी यूरिनरी ब्लैडर. एंड द सेकेंड इज अ कृते अपि कृत संज्ञता. कृते यानी करना, यूरिनेशन करना, अपि बाद भी, कृत संज्ञता करने की इच्छा होना, यानी यूरिनेशन पास आउट करने के बाद भी यूरिनेशन करने की इच्छा होना और फीलिंग होना. इच्छा होना यानी कि फील होना कि नहीं मुझे फिर से जाना पड़ेगा, तो वो सिम्टम्स जो है वो वृद्धि के लक्षण हैं. देन क्षय, अगर कम हो जाता है यूरिन फॉर्मेशन, देन दी मूत्रे अल्पम मूत्रयेत कृच्छ आद विवर्णम स अस्त्रमेव च. मूत्रयेत कृच्छ यानी कॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन, यूरिन का कम पास होना, विवर्ण डिस्कलरेशन हो जाना यानी कि डार्क येलो कलर का हो जाना, एंड स अस्त्र, अस्त्र मीन्स ब्लड और दी रक्त, तो स अस्त्र विथ यूरिन विथ दी ब्लड वो आना शुरू हो जाएगा. तो देर आर 3 मेजर सिम्टम्स, मूत्रयेत कृच्छ, incontinence of the urine, विवर्ण यानी कि discoloration, especially yellowish discoloration, and सहस्र with the blood. ये 3 जो है उसके सिम्टम्स देखे गए हैं. हमारा थर्ड जो होगा वो बहुत ही स्मॉलेस्ट है, स्वेद भाग. यत्तु त्वग अंतरे व्रणगतम लसिका शब्दम लभते यत् च उष्मणा अनुबंधम लोम कूपेभ्यो निष्पततः स्वेद शब्दम अवाप्नोति तद उदकम 10 अंजलि प्रमाणम. तो यहाँ पे स्वेद को जो है स्वेद का स्पेसिफिक अंजलि प्रमाण नहीं बोला गया, मगर उसको उदक के अंदर ही काउंट किया गया है अकॉर्डिंग टू चरकशारी स्थान के अंदर. तो उदक जो है वर्ड वो कहाँ कहाँ पे काउंट होता है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया और उसके अंदर स्वेद का एक्सप्लेनेशन आ जाता है. तो फर्स्ट 10 अंजलि उदक का जो प्रमाण है वो कहाँ कहाँ पे हमें लेना है. तो फर्स्ट, जब भी व्रण यानी कि वुंड के अंदर जो लसिका एक्जीड्यूट जो होता है, एक्जीड जो होता है वो सिक्रीशन जो होता है, जो स्टिकी सिक्रीशन, उसको हम बोलते हैं लसिका. तो स्पेशली वुंड के साथ में वहाँ पे सिमिलरली और डीपन वुंड हो तो वहाँ पे वो सिक्रीशन कंटिन्यूसली होता रहेगा. तो उसको हमें देखना है उदक के तौर पे, जिसे हम लसिका कहते हैं. यत च उष्मणा अनुबंधम लोम कुपेभ्यो यानी कि रूट ऑफ द हेयर फॉलिकल्स, ओके, और वी कैन से हेयर फॉलिकल्स के अंदर अगर उष्मा अनुबंध हो जाती है, वहाँ पे उष्मा का प्रिडोमिनेंट हो जाता है हेयर फॉलिकल के अंदर, तो अल्टीमेटली द प्रोडक्शन ऑफ स्वेद इज बीइंग अपीयर्ड. ओके, तो हमें जनरली स्वेद कब होता है, तो गर्मी जब बढ़ती है तभी. तो गर्मी जब बढ़ती है तो वहाँ पे लोमकूप यानी कि हेयर फॉलिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसको हम स्वेद कहेंगे. तो वही उदक का पार्ट वहाँ पे स्वेद के तौर पे एग्जीक्यूट होगा. यानी उदक इज इक्वल टू स्वेद भाग, उदक इज इक्वल टू लसिका भाग. तो ये दोनों वहाँ पे उन्होंने बोला गया है और इसीलिए पर्टिकुलर स्वेद का जो अंजलि प्रमाण है वो एक्सप्लेन नहीं है. फॉर्मेशन ऑफ स्वेद, प्रस्वेद स्तनयोर अपीम. ओके, स्तन्य, तो जैसे ही स्तन्य बनता है बॉडी के अंदर, यानी कि उन्होंने मेटाफोरिकली एक्सप्लेनेशन किया है कि स्तन्य का फॉर्मेशन जैसे होता है ब्रेस्ट के अंदर, वैसे ही प्रस्वेद यानी कि स्वेद का फॉर्मेशन हेयर फॉलिकल के अंदर होता है. ओके, तो उसके अंदर कैसे रहेगा, तो स्तन्य कैसे बनता है, तो स्तन्य के फॉलिकल्स जो रहते हैं यानी कि स्तन के अंदर जो उसके ग्लैंड्स रहते हैं, वो ग्लैंड्स के थ्रू सर्टेन प्रोसेस के बाद में फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स इट कन्वर्ट्स इनटू द मिल्क. तो वैसे ही जब हेयर फॉलिकल्स रहते हैं वो भी वहाँ पे भी सीबम ग्लैंड्स और एट्सेट्रा दूसरी ग्लैंड्स रहते हैं, उसके एसोसिएशन के साथ में जब सर्टेन उष्ण भाग जो रहता है वहाँ पे वो उसका एसोसिएट रहता है, जब भी गर्मी बॉडी के अंदर बढ़ती है तो इट क्रिएट्स सर्टेन केमिकल्स, मिक्सचर ऑफ द केमिकल्स, मिक्सचर ऑफ द लिक्विड एंड इट रिफ्लेक्ट्स एज अ स्वेद. ओके, तो सेम प्रोसेस का मेटाफोरिकली उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है. फंक्शन क्या होगा, क्लेद विद्रुदी, वहाँ पे क्लेद वाहन था, यहाँ पे क्लेद विद्रुदी है, मूत्र में क्लेद वाहन था. तो स्वेदस्य क्लेद विद्रुदी, क्लेद को रिटेन करना, रोक के रखना. स्वेद का मेन काम क्या होगा कि पानी बाहर निकल जाए और क्लेद भाग यानी कि थोड़ा सा स्निग्ध भाग जो है वो रिटेन रहे बॉडी के अंदर फॉर द मॉइस्चराइजेशन ऑफ द स्किन एंड सर्टेन
मसल्स एंड ऑल टिश्यूज़, ओके। तो वहाँ पे अगर क्लेद नहीं होगा तो स्मूथ फंक्शन नहीं होगा, इट्स जस्ट लाइक अ लुब्रिकेशन ऑफ द स्किन एंड मसल्स, ओके। तो वो लुब्रिकेशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल मूवमेंट्स में हिंड्रेंस हो सकता है, रुकावट हो सकती है। तो इसीलिए स्वेदस्य क्लेद विद्रुदी, उसको रोक के रखना उसका मेन फंक्शन है। वृद्धि में क्या होगा, मूत्रम तु बस्ती निस्तोद, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई है। स्वेद वाहनम स्रोतसाम मेदो मूलम लोम कुपश्च, यानी कि स्वेद व स्रोतस जो है उसके मूल क्या है, मेद, क्योंकि अल्टीमेटली मेद का जो है वो क्या बोलते हैं, मेद का ही मल भाग जो है वो स्वेद है, ओके। और लोम कुपास उसका एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा, तो हेयर फॉलिकल्स से, क्लियर। तो वहाँ पे अल्टीमेटली यू कैन से मेद से बनता है स्वेद का शुरुआत, क्योंकि मेद के अंदर उष्णता ऑलरेडी ज़्यादा रहती है और मेद से ही अल्टीमेटली स्वेद प्रोड्यूस होने वाला है। यू कैन इमेजिन इनडायरेक्टली विद दी ओबेस पर्सन, जितना ज़्यादा ओबेस है, जितना ज़्यादा मेद प्रोडक्शन उसका बॉडी के अंदर ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा उसका स्वेटिंग, प्रोफ्यूज स्वेटिंग जो एक पर्टिकुलर सिम्टम होता है ओबेसिटी के अंदर, वो दिखता है। तो यू कैन डायरेक्टली कोरिलेट कि जहाँ पे अगर मेद भाग ज़्यादा होगा वहाँ पे स्वेद का भी प्रोडक्शन ज़्यादा होने वाला है, ओके। तो ये क्लियरली और इनडायरेक्टली यू कैन से, कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे उनका एक सिंपल कहना होता है और कंप्लेन होता है कि सर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। फॉर एग्जांपल जब भी मैं खाना खाता हूँ और इवन इन एसी, तो कंटिन्यूसली मुझे प्रोफ्यूज स्वेटिंग होना चालू हो जाता है। मैं थोड़ा बहुत चलता हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ, तो भी मेरे पूरे कपड़े जो है स्वेटिंग से गिले हो जाते हैं। तो डायरेक्टली यू कैन कोरिलेट विद द मेद धातु की वहाँ पे मेद धातु फॉर्मेशन सही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मेद धातु फॉर्मेशन सही हो रहा होगा तो स्वेद उसका मल सही फॉर्म होता होगा, मगर यहाँ पे एक्सेसिव हो रहा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली मेद धातु यानी कि मेद धात्वाग्नि में कुछ गड़बड़ होगी फिजियोलॉजिकली और अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी नॉट ज़रूरी, यानी कि ज़रूरी नहीं है ऐसी मेद धातु का फॉर्म होगा और अल्टीमेटली उसकी वजह से उसका मल जो है वो भी बिगड़ा हुआ मलेगा, ओके। तो श्वेद और वृद्धि और क्षय की बात करें तो उसमें अति दौर्गंध्य एक सिम्टम है और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, ओके। तो ये दो ही चीज़ है कि शरीर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होगा और बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर और स्वेट बाहर निकलेगा, तो अल्टीमेटली वहाँ पे दौर्गंध्य यानी कि दुर्गंधता भी ज़्यादा होगी, ओके। और अगर स्वेद कम होता है तो वहाँ पे रफनेस ऑफ द स्किन, ड्राइनेस ऑफ द स्किन, तो वो या क्रैकिंग ऑफ द स्किन वो हो सकता है। तो ये एक बेसिक हमारा एक्सप्लेनेशन था स्वेद, पुरीश और मूत्र के बारे में। आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझने में इजी रहा होगा। रिपीटेडली ये सुने फॉर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी, क्योंकि मल बहुत इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनेरियो और द कंसेप्ट ऑफ द आयुर्वेदा। थैंक यू सो मच फॉर कामली हियरिंग। जल्दी से हम दूसरे वीडियोज़ में मिलेंगे। Thank you so much. This is Acharya Ayurveda. Having a nice day. Thank you.